जी को भी बुला लो। रुक जाओ एक मिनट। और कुछ काम नहीं करता है, सारा कुछ डाउन सेंट्रल, किसी को मालूम ही नहीं, कभी ना धरना ना जुलूस ना कोई। ठीक है चलो, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। मेरे साथ हमारे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई जी आज हमारे बीच में हैं। आज हमने प्रदेश का सेवा दल का यहाँ पर एक सेवा दल की बैठक की, जिसमें हमारी महिलाओं की विंग भी थी और दूसरी जनरल विंग भी थी, और कई बहनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया अलग अलग क्षेत्रों में। उसके साथ साथ सेवा दल की गतिविधियाँ, उसके बारे में भी अवगत कराया गया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई ने सेवा दल के बारे में और आज की परिस्थितियों के बारे में और आज के दिन सेवा दल के सामने क्या चुनौती हैं और पूरे देश के सामने क्या चुनौती हैं और सेवा दल उसमें कैसे अपना रोल अदा करेगा ऐसे बदलती हुई परिस्थितियों में, उसके बारे में सबका मार्गदर्शन किया और आगे की गतिविधियां क्या होंगी उसके बारे में बताया। मुझे खुशी है कि आज सेवा दल का ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, हमारे पीसीसी में हुआ है, सबसे मिलने का भी मौका मिला और ग्राउंड पर क्या कार्य हो रहा है, इनकी मेंबरशिप हो रही है, उसके बारे में बातचीत हुई। और मैंने आग्रह किया है कि आने वाले समय में हम सेवा दल का एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप भी रखेंगे, जिसमें जहां सेवा दल की ट्रेनिंग भी होगी, साथ साथ मेन कांग्रेस के साथ मिलकर कैसे कार्य होगा और नीचे ज़मीन पर और ज़्यादा लोगों के बीच में जाने के आगे क्या रणनीति होगी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, वो भी बात हमने सामने रखी है। तो मैं आग्रह करूंगी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई का कि वो आपसे अपने सेवा दल के बारे में विचार साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज सेवा दल की यहाँ पे प्रदेश की बैठक यहाँ बुलाकर सभी कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन किया, उनका मार्गदर्शन किया। और खास करके देश भर में आज जब एक विचारधारा की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, देश को जाति धर्म प्रदेश और भाषा के नाम पर बांटने वाली और खास करके अपने ही भारत माता की संतानों को आपस में लड़ाने वाली एक ताकत जो आज देश भर में सत्ता नशीन हुई है और वो कहीं और जगह से उसका संचालन हो रहा है, उस ताकत के सामने अगर लड़ना है तो सेवा दल जैसा एक संगठन जो कि लगातार एकता, अखंडता, बंधुता और समानता के सिद्धांतों पर चलता है और चलता रहेगा, वैसे संगठन को जिम्मेदारी में आने की जरूरत थी। और इसीलिए उसका एक कायाकल्प करके महिलाओं का अलग विंग, युवाओं का अलग विंग है और उसी तरीके से जन सेवा के 6 अलग अलग, पर्यावरण से लेकर शिक्षा से लेकर हर जनता की सेवा के लिए जो है उस संगठन को और हम लोग मजबूत कर रहे हैं। देश भर में प्रशिक्षण का कार्य जो है वो और तेजी से करके हम लोग कहते हैं कि एक संगठन है जो नागपुर में रहकर हर साल करीबन 700 लोगों को ऐसे तैयार करके जनता के बीच में छोड़ता है जो लोगों के दिमाग में एक जहर भरने का कार्य करता है। अगर उस जहर को निकालना है और समाज में से आने से रोकना है तो हम लोगों को सही विचारधारा के साथ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की जरूरत थी। और उसी के संदर्भ में देश भर में आज सेवा दल जो है वो अपना कार्य कर रहा है। हम लगातार कहते हैं, मैं गुजरात से आता हूं साथियों, तो आज गुजरात से निकले हुए 2 लोग उससे पहले गुजरात से निकले हुए 2 लोगों का नाम मिटाने में लगे हुए हैं। गांधी और सरदार का नाम जो पूरा देश और दुनिया जानता है, और आज दूसरे 2 लोग जो लगातार अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत करके, वो चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला परिषद हो या लोकसभा हो, हर जगह पे डेमोक्रेसी को खरीदने की और संविधान को कमजोर करने की साजिश करके लगातार हम दो हमारे दो वाली जो सोच के साथ इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो अब सेवा दल वो नारे के साथ है कि हम दो हमारे दो,
पूरे देश को लूटने दो, ये अब ज्यादा नहीं चलेगा। अब देश की जनता के संसाधनों को लूटने से और देश की जनता को, अब इस भारत माता की संतानों को आपस में लड़ने से अगर बचाना है तो सेवा दल को और मजबूती से, जो गांधी और नेहरू की, आम्बेडकर और भगत सिंह और सुभाष जी की पुरानी जो हमारी एक आइडियोलॉजी जो हमारी विरासत में है, वही विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो वही काम में हम लोग लगे हुए हैं और कुछ नारे नए लेकर जो आए हैं कि देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा दो रंगा, अगर वो दंगों के दंगाई हैं तो हम शांति के सिपाही हैं, और वो शांति बनाए रखना है तो हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और कांग्रेस की हर विंग को मजबूत करने के लिए उसकी एक जो स्रोत के रूप में सेवा दल को हम लोग तैयार कर रहे हैं। देसाई साहब, एक सवाल है, सेवा दल का आपने पूरी भूमिका रखी, किस तरह से करेंगे। एक और दल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी आइडियोलॉजी है, वो एक पैरेलल कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है। उसके मुकाबले आप अपने सेवा दल को कितना रिलेवेंट रखते हैं, जिनका प्रचार और प्रसार आरएसएस का हो चुका है पूरे देश में? 1923 में सेवा दल की शुरुआत हुई और उसके बाद 2 साल के बाद 1925 में आरएसएस जो है वो बना, और लगातार सेवा दल की कॉपी करते हुए आरएसएस ने, जैसे हर चीजों में, वो ड्रेस कोड की बात हो या विचार की बात हो, हर जगह पे, पर मूलतः जो दोनों के बीच में फर्क रहा है, एक जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक पूरे देश में इंक्लूसिवनेस लेकर चलता है, जहां महिलाओं को भी पूरा स्थान हो, जहां हर जाति, हर धर्म, हर प्रदेश से निकला हुआ व्यक्ति उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है। हम विचारक पैदा करने का कार्य करते हैं और वो प्रचारक पैदा करने का कार्य करते हैं। विचारक का कार्य होता है विचार करना, सोचना, हर चीजों के बारे में उसको एनालिसिस करना। प्रचारक का काम होता है जो उनके आका के द्वारा दिया गया मैसेज है वो पहुंचाना, उनको खुद सोचना नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि अंधभक्त और देशभक्त के बीच में जो फर्क होता है, वो अंधभक्त पैदा करने का कार्य करते हैं और हम देशभक्त पैदा करने का कार्य करते हैं। और देशभक्ति का मतलब होता है मेरे ही देश की, भारत माता की हर संतान को मैं बराबरी की नजर से देखूं, मेरे देश के झंडे तिरंगों को मैं सम्मान से देखूं, मेरे देश के संविधान को मैं पूरी सम्मान के साथ देखूं, और मैं राष्ट्रगान को अपनी हर प्रवृत्ति में गाऊं। मैं मानता हूं आरएसएस जैसा, एक तरीके से मैं उसको गद्दारों का संगठन कहता हूं और खुल के कहता हूं, ये बुरी ताकत के साथ कहता हूं। और ये इसलिए कि मैं मेरे देश के झंडे का बार बार अपमान करते हैं और सिर्फ एक रंग का झंडा लहराते हैं, अपनी शाखा में तिरंगा नहीं लहराते हैं। कभी भी अपनी शाखाओं में वो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं और कभी संविधान जो है देश का बना हुआ उसका वो सम्मान नहीं करते हैं, और बार बार ये आम्बेडकर जी द्वारा बना हुआ संविधान को दरिया में फेंकने की बात करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे देश में जो झंडे का सम्मान ना करे, जो राष्ट्रगान का सम्मान ना करे, संविधान का सम्मान ना करे, वो मेरे लिए देश का गद्दार है। तो नहीं मैं उसी के नहीं मैं इसीलिए कहता हूं, ये बात है, ये भी मान के चलिए कि जहां कहीं भी कुछ दंगा होता है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं मानता हूं कि तोड़ना, विसर्जन करना, डिस्ट्रॉय करना, ये करने वाली ताकत जो है बहुत जल्दी फैलती है और लोगों को दिखती भी बहुत जल्दी है। जोड़ने का काम मुश्किल है पर सही है। लोगों के मन में जहर डालना, एक दूसरे के प्रति घृणा डालना, वो बड़ा आसान काम है जो वो लोगों ने चुना है। हम उन घृणा को निकालने का कार्य करते हैं, तो मुश्किल काम है पर वो सही काम है। तो मुझे लगता है सही और गलत का जो फर्क है, कभी कभी गलत काम भी थोड़े समय के लिए बहुत चमकता है और चमकता हुआ बहुत जल्दी बिखर भी जाता है। और मैं यही मान के चलता हूं, सत्य लंबा चलता है, असत्य थोड़े समय के लिए चल जाता है। वो आरएसएस की जो ताकत की देश में आज बात हो रही है, वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा पत्तों का महल है। इतिहास देखे तो 9 बार माफी मांगने का है और 60 रुपया की दलाली का है और गोरों की मुखबिरी, गोरों के साथ मुखबिरी करने का है। और वो इतिहास के साथ कितना चलेंगे, इसीलिए तो बार बार वो हमारे ही सेवा दल के अध्यक्षों का चोरी करते हैं। कभी कभी सुभाष चंद्र बोस का चोरी करके टोपी लगाते हैं, कभी रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी वो गांधी की कैप लगाते हैं, कभी सरदार का नाम यूज करते हैं, हर जगह पे। पर आप जानते ही हैं कि लोह पुरुष और मोह पुरुष के बीच में फर्क है और वो लंबा नहीं चल सकता है। अब मेरा इशारा क्या आप समझ सकते हैं कि सरदार के नाम को मिटाकर सरदार पटेल ने आरएसएस पर जो बैन किया था, उसका बदला लेने के लिए आरएसएस के संघी लोगों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम सरदार पटेल स्टेडियम को कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि लोह पुरुष को हटाने के लिए मोह पुरुष मैदान में है। तो ये उनकी सोच जो है वो बहुत ही संकीर्ण है और इसीलिए सही सोच, भले ही समय लगेगा, हम पूरी ताकत के साथ आएंगे। आपका ये बात भी सही है कि उनकी कंपेयर में हम नंबर में बहुत कम होते हैं, भीड़ में और कैडर में बहुत बड़ा फर्क होता है। चिंगारी
बहुत बड़ी आग लगाने के लिए काफी होता है, और हम वो इस देश की दूसरी आजादी के लिए चिंगारी के समान है, और हमारे कार्यकर्ता उसी काम में लगे हुए हैं। हम कुछ प्रदेश के मुद्दों पे आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। हाल फिलहाल में सीएम साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम ऐसी योजनाओं की बताया कि हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और पारदर्शिता लाने के लिए जो अपनी पावर थी आईपीएस या आईएएस जो प्रमोट करने की, उसको भी विड्रॉ करते हुए तमाम चीजों का एक तरह से कहा। और इस जो प्रोक्योरमेंट हो रही है इसको लेकर भी दावा किया गया कि बहुत सलीके से प्रोक्योरमेंट की जाएगी और आड़तियों को हटाकर बीच में सीधी पेमेंट किसानों को दी जाएगी। देखिए, किसी भी चीज पर जो भी आज तक बात की है, आपने कहा प्रयोग की, हरियाणा को क्या प्रयोगशाला समझ रखा है इन्होंने? क्या यहाँ के हरियाणा वासियों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या जो ये कर रहे हैं आज किसान, अगर इतना आपने सुखी किया होता तो क्या आज वो बाध्य होता सड़कों पर उतरने को? और क्या कारण है कि आपकी कोई भी प्रयोग तो आपका सफल नहीं हुआ? आपके प्रतिनिधि आज लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच में जाने में असमर्थ हैं, नजरबंद हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के रोष का सामना उनको करना पड़ता है। क्या कारण है? अगर आप इतने सफल होते और आपके ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट इतने सफल हुए होते तो आज आपका ये हश्र नहीं हुआ होता और ना हमारे राज्य का ये हश्र हुआ होता। अभय चौटाला की जो लैंग्वेज है, अभय चौटाला जो कहते हैं कि बांध दो, जो बीजेपी का और जेजेपी का आता है, कोई भी विधायक आपके बीच में किसी टोल पे, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि वो पंजाब में जो हुआ उसकी तब तमाम आलोचना हुई एक विधायक के साथ। देखिए, जो माननीय अभय चौटाला जी कहते हैं वो अपनी सोच हो सकती है। कांग्रेस ने कभी इस तरह की बात नहीं की है। हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी लड़ाई है, हमारी राजनीतिक लड़ाई है, और हमारी जो ये लड़ाई है ये लोगों के गले उतरती है। दूसरी बात, जो पंजाब में हुआ, जिस प्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, आप पहले उनका देखिए कि उनकी जबान कैसी है, उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। मैं ये नहीं कहती कि उसका जवाब ये होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि कुछ लोगों की, अगर मैं आपके प्रति अभद्र बात या आपको कुछ भी गाली गलौच या कुछ भी शब्द का इस्तेमाल करूंगी तो कहीं ना कहीं आप में रोष आएगा और आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन न्योते क्यों दे रहे हैं ये इस तरह के? क्यों ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? और फिर शहीद होना चाहते हैं, फिर अपने आप को हीरो साबित करना चाहते हैं, खुद प्रोवोक करते हैं, खुद ऐसी भाषा लेकर आते हैं और फिर कहते हैं, फिर रो रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे। इसका मतलब आप खुद आग लगा रहे हो, पहले आग लगा रहे हो और फिर लोगों के बीच में आप ये दिखा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? खुद जिम्मेदार हैं। एक आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, बिजली के बिल को लेकर काफी कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा। सुरजेवाला साहब ने भी सवाल उठाए कि जो एडवांस पेमेंट है 2 महीने या 4 महीने की बिजली बिल की, उससे एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और वो एक प्रक्रिया की गई है जिससे कि बैड डेब्ट्स ना हो पाए सरकार की तरफ से, कि पहले ही एडवांस में बिजली का बिल दे। हाँ, तो सरकार अपनी जेब भरना चाह रही है। क्या कम आ रहा है क्या हरियाणा की जनता को? हर तरह से उनकी जेब खाली की और ये फिर एक बार लूटने का तरीका बना लिया है। आप देखते हैं कि कितने कितने बिल आते हैं, क्यों आते हैं? हर चीज में धांधली, हरियाणा में हर चीज में धांधली है। सरकार का दिवालिया निकल रहा है, इतनी गलत पॉलिसीज हैं, लोगों की जेबें भर रही हैं, रोज स्कैम्स हो रहे हैं, और लेकिन आम जनता को ये भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं। ये लूट का एक और तरीका है, एक और चेहरा है। कांग्रेस के आज सेवा दल के आज लालजी देसाई आपके पास आए हुए थे। हरियाणा कांग्रेस का संगठन या सेवा दल का जो संगठन है सर हरियाणा का गठित है क्या, या इसमें भी आप कुछ बदलाव करने जा रहे हैं क्या? और दूसरा फिर मैं बोलूँ पहले जी। मैं पूरा हरियाणा के साथ बात करते हुए देश भर में कहूँगा कि देश भर में 600 जिलों में सेवा दल का जो संगठन है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, जहाँ ज़्यादातर 45 साल से कम उम्र के युवा जो है उसके जिले के अध्यक्ष बने हैं। तो एक युवा वर्ग जो है वो पूरा सेवा दल के साथ महिला और युवा जो है विशेष करके जुड़ रहे हैं। उनका प्रशिक्षण का कार्य भी हरियाणा का भी अगर आप देखो तो 3 जिलों को छोड़कर सेवा दल के जिले के अध्यक्ष और वहाँ पर जो फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमारी सेवा दल की बन चुकी है, और ब्लॉक लेवल के अध्यक्षों का चयन
जो है वो प्रक्रिया शुरू है, कई जगह पे ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष भी बने हैं। उसी तरीके से हमारा महिला सेवा दल का विंग भी हरियाणा में ज्यादातर जिलों में बन चुका है, जो जिले स्तर का मैं कहूंगा। हमारा अभी और है कि जिले से नीचे जाके ब्लॉक में और ब्लॉक से नीचे मंडल तक का जो संगठन बनना चाहिए वहां की प्रक्रियाएं शुरू है, पर वो अभी मंडल लेवल का संगठन हमारा नहीं बना है, जिसको हम चाहते हैं तेज गति से वो बने। जी जी, हमारे संगठन की बात है। आपने अभी हाल ही में देखा भी कि संगठन के लिए हमारा कार्य शुरू हो चुका है। हर ज़िले में हमारे पर्यवेक्षक गए हैं और वहाँ की रिपोर्ट वो कंपाइल कर रहे हैं और शीघ्र ही अगले हफ्ते के अंदर हमको वो रिपोर्ट दे देंगे और उसके आगे फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी नियुक्तियों की। मैम, आपके वो पर्यवेक्षक गए थे चरखी दादरी में, आपस में जुत्तम पेजार हो रही थी, वो क्या घटनाक्रम नहीं, था? कोई जूतम कुछ नहीं हुआ, नारे नूरे से कुछ लोगों ने लगाए हैं, लेकिन ये तो देखो संगठन के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। अपनी अपनी जगह के लिए, अपनी आवाज करने के लिए तो लोग नारे भी लगा लेते हैं। तो कोई इतनी ऐसी बात नहीं थी कि कोई ऐसा कुछ विरोध हो, वो अपनी अपनी वो दिखा रहे थे और कोई ऐसा एक्साइटमेंट है। मैम, आगे आने वाले दिनों में कोई कांग्रेस का कोई कार्यक्रम है प्रदेश स्तर पर, कोई किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है वो गठबंधन हर मोर्चे पर विफल है। अभी भी आपने कहा कि जनता को लूटने में सरकार लगी हुई है, हरियाणा में प्रयोग सरकार कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर कोई कांग्रेस रणनीति बना रही है? जी बिल्कुल, हमारे हर बार जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाने में कांग्रेस पार्टी अग्रणी रहती है, चाहे किसी भी लेवल पर हो। आपने देखा बार बार, चाहे यहाँ चंडीगढ़ में रहा हो या सदन में रहा हो या ज़मीन पर रहा हो, हर जगह हम ये लगातार प्रदर्शन, जो भी गलत बात तो होती है उसके खिलाफ करते रहते हैं और आगे भी ये जारी रहेगा, क्योंकि ये सरकार हमें बार बार मुद्दे देती रहेगी और हमारे कांग्रेस जन पूरी अपनी ताकत के साथ लोगों की आवाज़ को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। उपचुनाव को लेकर क्या चाहिए? उपचुनाव को लेकर जब भी उपचुनाव होगा हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कांग्रेस का वर्कर है और हमारी विचारधारा है। और आने वाले समय में जो भी जहाँ भी उपचुनाव होगा कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ेगी। मैम, किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट होगी फसल की, जी। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बार बार आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रयोगशाला हर बार ये शुरुआत करते हैं और फिर थोड़े दिन बाद फिर उसको बदलते हैं। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। यू टर्न सरकार है ये। आपने देखा, चाहे हर बार ये कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, फिर दिक्कत आती हैं। पहली बात तो इनकी ये टेक्नोलॉजी हमेशा इनके वो डाउन हो जाते हैं, फिर किसानों को दिक्कत आती है, वो बेचारे फिर लाइनों में लगते हैं। ये हर साल का तमाशा इन्होंने शुरू किया हुआ है। पब्लिसिटी के लिए कुछ कहते हैं और किसान से पूछो उसका क्या हाल होता है वहाँ पर। बदहाली जो किसान के आज के दिन हो रही है, ये आप देख रहे हैं। अभी ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी भी सुनी और उसके बाद कहने लगे नहीं नहीं, इसको हम फिर बदल सकते हैं, फिर कुछ और करेंगे। हमारी बातचीत चल रही है। भाई, पहले बातचीत कर लिया करो तुम, पहले फैसले लोगे और फिर कहेंगे नहीं हम बातचीत करेंगे। चाहे